है ना। PDF आपको प्रोवाइड जा चुका है पहले भी, तो आप लोग उसको देखे होंगे। मैं उसी को यहाँ पर इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन के लिए कॉस्टिंग करेंगे, किस प्रकार से इसमें टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा हंसो नहीं है ना क्लास में। कौन हंस रहा है, किसको हंसी आ रही है? क्यों मोहित, तुमको आ रही है हंसी क्या? नो सर, मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा, किसको आ रही थी? लड़की की अच्छा आवाज आ रही थी सर। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब बेटा यहाँ रिकॉर्डिंग होती है ना, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए। यस। हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन पर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? देखो, तो यस मैंने आप सर। लोगों को, यस हाँ सर। मैंने ओके ओके बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी ये सारी चीज़ों को सेंड कर चुका हूँ, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि आज की क्लास में सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब स्टेशन जनरली जो भी जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टेप अप स्टेप डाउन करके कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम सब स्टेशन के नाम से जानते हैं। आप देखा होगा विभिन्न प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो किस प्रकार से कॉस्टिंग की जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास में जो आपकी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन की फर्स्ट क्लास हुई थी, तो मैं उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि सब स्टेशन क्या होता है, और इसमें किस प्रकार से मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तन कन्वर्टिंग या कंट्रोलिंग से संबंधित चीज़ों को किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। जैसे जो हमने देखा था कि जो हमारे मेनली दो प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, एक होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन और दूसरा होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर टाइप सब स्टेशन होते हैं, सुन रहे हैं ना? सर जो थोड़ी इंडोर, आवाज कट रही सर। बेटा तो वो आपकी इधर से कट रही होगी, और आप लोग साउंड थोड़ा सा बंद करके रखो, है ना। जिसको कोई क्वेरी होगी वही पूछेगा, बाकी सभी लोग बंद करके रखो साउंड। यहाँ पर यस सर। डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी अभी सभी को क्लियर आ रही साउंड? एक बार बता दो यस। और म्यूट यस म्यूट हो सर, जाओ। आ रही सर, अब आ रही सर। ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दो प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, एक इंडोर टाइप सब स्टेशन होता है और एक आउटडोर टाइप सब स्टेशन होता है। इंडोर टाइप सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जब हम जो ट्रांसफार्मर है उसको बिल्डिंग के अंदर किसी हॉल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो वो इंडोर टाइप सब स्टेशन होते हैं, ठीक है। घर के अंदर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो जो इंडोर टाइप सब स्टेशन होते हैं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की जो होती है वो 66 केवी तक आप मैक्सिमम कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर को ही इंस्टॉल कर सकते हो। इसके ऊपर आप कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर को इंडोर मतलब घर के अंदर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 66 केवी होती है, ठीक है। जो वोल्टेज की जो रेटिंग है 11 केवी, 33 केवी या 66 केवी के जनरली इंस्टॉल किए जाते हैं, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे आउटडोर टाइप सब स्टेशन। तो आउटडोर टाइप सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो घर के बाहर, भवन के बाहर इंस्टॉल किए जाते हैं, उसको हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन बोलेंगे। बेसिकली जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, खंभा पर स्थापित सब स्टेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है, जो नींव पर स्थापित होने वाला सब स्टेशन होता है, ओके। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है ये वो सब स्टेशन होते हैं जो पोल्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। हम इन्हें पोल्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, इसमें एच पोल क्रिएट करते हैं या डी पोल क्रिएट करते हैं। दो पोल्स के ऊपर हम सब स्टेशन को, ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो सब स्टेशन क्रिएट होते हैं उसको हम पोल माउंटेड सब स्टेशन के नाम से जानते हैं।
ओके। इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ट्रांसफार्मर की, जिसको हम पोल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 केवीए होती है। ठीक है, 300 किलो वोल्ट एम्पियर इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जो कि पोल के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके। और यदि हमको इनसे ऊपर केवीए के ऊपर कैपेसिटी के हमको यदि ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन की आवश्यकता होती है। इट मीन हम फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 300 केवीए के ऊपर, जो 300 केवीए की कैपेसिटी से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर को हम फाउंडेशन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारे टाइप के जैसे जितने भी आप एमबीए केवीए 300 केवीए से ऊपर जो 5 एमबीए 40 एमबीए 63 एमबीए 100 एमबीए इस तरह के जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये फाउंडेशन के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। उसमें हम यार्ड बनाते हैं, यार्ड चारों तरफ यार्ड, या हम जो वायर की जाली होती है उसको खींच देते हैं, उसके अंदर हम इस प्रकार के सब स्टेशन को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। ओके। अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या चीज, इसको अप्लाई कहाँ पर आप करोगी। ओके। तो सब स्टेशन यहाँ पर आपको अलग अलग कॉस्ट दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग 75 केवी का ट्रांसफार्मर है, इसका एक हमने मार्केट प्राइस यहाँ पर लिख दिया है कि जो मार्केट प्राइस है इसके ₹1.25 लाख तक आपको इसका प्राइस लेना है। यदि 75 केवीए के आप कॉस्टिंग करोगे तो उस हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही एक भी। आएगी आएगी, टेंशन मत लो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 150 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होगा, इसका जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना लोगे? 2 to 2.5 लाख। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो आपका 200 केवीए का ट्रांसफार्मर होगा, प्राइस लोगे ये लोगे 3 to 3.25 लाख। ओके। आफ्टर दैट 250 केवीए ट्रांसफार्मर कॉस्ट प्राइस 3.25 to 3.5 लाख। आफ्टर दैट एक मिनट बेटा, है ना, मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। यस सर। हाँ बेटा, तो क्या बोल रहे थे हम कि जो 300 केवीए का ट्रांसफार्मर होगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगी, ये होगी कॉस्ट प्राइस इसकी 3.5 to 4 लाख। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको सभी को क्लियर होगा। इस कॉस्ट प्राइस को आपको दिमाग में बैठा लेना कि किसके लिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना लेना है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आपको आगे, अभी मैं जब इसका प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा तो आपको इसका इम्प्लीमेंट इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो कंडक्टर का साइज है, जो केबल यूज होगी ट्रांसफार्मर में, देखा होगा कि आपकी केबल, लिसन, कोई कुछ बोल रहा कोई? हाँ, तो देखो ध्यान दोगे आप कि जो ट्रांसफार्मर से जो आउटगोइंग बुशिंग होती है, मतलब सेकेंडरी साइड की जो बुशिंग होती है, उससे जो कंडक्टर्स निकलते हैं, उसके बाद केबल का उपयोग करके हम जो हमारा डीओ स्विच होता है, डीओ स्विच ड्रॉप आउट स्विच होता है, वहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, केबल का उपयोग करके इस्तेमाल करते हैं। तो उसी केबल का जो हम ट्रांसफार्मर में केबल इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों के लिए 440 वोल्ट के लिए जो सप्लाई भेजी जाती है, उनसे कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल है, उस केबल का यहाँ पर साइज बताया गया है। ओके, ये जो केबल का साइज या कंडक्टर का साइज बताया गया है, इसमें बेटा किसी के यहाँ आवाज आ रही है, तुम बंद कर दो बेटा, म्यूट करो पहले, है ना। आपके यहाँ से आवाज आ रही है, कोई भी है
है ना। तो उसको आप पहले म्यूट कर लीजिए और खूब बातें कीजिए। एनीवे करंट रेटिंग आप यहाँ पर देखेंगे, ये करंट रेटिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद में ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखोगे आप, किस ट्रांसफार्मर की रेटिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 70 mm² किसके लिए है, जब 200 एम्पियर करंट हो या फिर 75 kVA का हो। आप कैलकुलेट करेंगे, यदि करंट का मान 200 एम्पियर या उससे कम आता है तो उस कंडीशन में आपको 70 mm² का केबल लेना है, या फिर आपको 75 kVA का ट्रांसफार्मर दिया हो तो भी आपको यही लेना है। तो दो में से कोई भी आपको यदि दिख जाए तो आप इस कंडक्टर के साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप करंट कैलकुलेट करके इसको डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर देखकर इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को कैसे डिसाइड करना है इन चीज़ों को, ठीक है। या तो आपको करंट रेटिंग से डिसाइड कर लेना है, या फिर आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग से, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी रेटिंग से आप करंट जो कंडक्टर या केबल का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद देखोगे जब 225 एम्पियर की करंट हो या फिर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आपको इस केबल का इस्तेमाल करना है, इस साइज के कंडक्टर का इस्तेमाल करना है। ओके। फिर इसके बाद आप देखोगे जब 250 एम्पियर का या फिर 5 MVA ट्रांसफार्मर के लिए आपको इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद में करंट रेटिंग यहाँ पर दी गई है, इन करंट रेटिंग को आप निकाल लेंगे और इस करंट रेटिंग को निकालने के बाद में ये करंट रेटिंग के बाद में इन कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सभी को इतना क्लियर है, एक बार मुझे बता दें। यस सर। हाँ, देखिए आपका ये क्वेश्चन है सर आपको। हेलो। हाँ जी बोलो। सर घरों में जो मतलब ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो 66 केवी का करते हैं, सर उससे ज्यादा का क्यों नहीं करते? क्यों तुम बेटा वो घरों में हम ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और जो मतलब हमारे सेफ्टी के पर्पज से हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिक कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर को घर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हीटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जितना ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कैपेसिटी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि जितना बड़ा है उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको रखना चाहिए ताकि आसानी से अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर सके, बाहर निकल सके। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यस। हमको मतलब 66 kV तक ही एक ट्रांसफार्मर को ही हम घरों में इंस्टॉल करते हैं, यस सर। ठीक है। और ये जो 66 kV तो देखो इसका पर्पस भी है, क्योंकि जनरली हम कोल माइंस, जनरली हम मैग्नीज या कॉपर प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं जहाँ पर डस्ट होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, वहाँ पर इंडोर टाइप सब स्टेशन ही प्रीफर करते हैं। इंडोर सब स्टेशन प्रीफर करने का मतलब सिर्फ ये और ये है कि हमको ट्रांसफार्मर को या उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको डस्ट, डर्ट, स्मोक से बचाना है, ठीक है। हमारा मेन पर्पस तो यही है कि हम कोशिश करें कि ट्रांसफार्मर को घर के बाहर या पोल में यदि कम का है तो पोल में ही माउंट कर दे, इसलिए कि इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी और ये इन्वायरमेंटली मतलब जो इनका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी नेचुरली कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो पाएगा, ठीक है। तो वो तो हमको जो हम घरों के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमें मजबूरी होती है, क्योंकि हमको डस्ट डर्ट से बचाना होता है, इसलिए हम करते हैं। सभी जगह आप नहीं देखोगे कि घर के अंदर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाए, है ना। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, ठीक है, वहाँ पर ही हम इंडोर टाइप सब स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप हरवेली कोई विजिट किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग में विजिट करना, आप देखोगे वहाँ पर इंडोर टाइप सब स्टेशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत डस्ट है, बहुत
वहाँ पर डस्ट रहती है, तो वहाँ पर इंडोर टाइप सब स्टेशन मतलब इंडोर घर के अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसकी कैपेसिटी भी आई थिंक 33 केवी का है वो, है ना, किलो वोल्ट। 33 केवी का वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आज से मैं 7 से 8 साल पहले गया था, वहाँ पर विजिट किया था, है ना, मैं 2012 के आसपास वहाँ पर विजिट किया था। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक 100 केवीए 11 टू 0.4 केवी 3 फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का एस्टीमेट तैयार कर कॉस्ट निकालिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इंस्टॉल करके कॉस्ट निकालना है। ठीक है, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है। ठीक है, कई बार दिया रहेगा कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का कॉस्ट तैयार कीजिए, या कई बार इस तरह से दिया रहेगा। तो आप इस चीज समझ लो, यहाँ पर 100 है तो हमको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, यार्ड बनाकर हम सीधे पोल के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। 100 केवी हम पता है आपको कि 300 केवी तक आप ऐसा पोल के ऊपर माउंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, prepare the estimate and find out the cost of 100 kVA 11 to 0.4 kV 3 phase 50 hertz ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको केबल जो यूज करना है, जो अंडरग्राउंड केबल यूज करना है या जो कंडक्टर यूज करना है, उसको उसके लिए आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप 100 से भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी साइड। ठीक है, हमको सेकेंडरी साइड से मतलब है, सेकेंडरी में हम केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी का वोल्टेज देखिए और जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी देखिए। तो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जो सेकेंडरी करंट इक्वल्स टू केवीए डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 इंटू वीएस। ओके, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर लो, 100 केवीए डिवाइडेड बाई √3 इंटू 0.4 केवी। केवी से केवी कट जाएगा, मतलब एम्पियर करंट की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो आपको यहाँ पर 144.33 एम्पियर करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसमें सेफ्टी फैक्टर भी लेना होता है, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर जो होता है ये जो हमारी एक्चुअल करंट होती है उसका 1.5 टाइम्स अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेफ्टी फैक्टर लेंगे, मतलब जितना एक्चुअल करंट है उसका 1.5 गुना हम अधिक करंट लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से आप 144.33 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 216.5 एम्पियर। ओके, अब आप उस टेबल को प्रीफर करोगे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि आपको इन टेबल का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो 216 जो भी आपका करंट आया था वो किसके आसपास है, 225 के, है ना। तो आपको 95 mm स्क्वायर का कंडक्टर इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसको भी देख के बता सकते थे कि 100 kVA के लिए आपको 95 mm स्क्वायर का कंडक्टर इस्तेमाल करना है। क्लियर है सभी को? देखो अब हम यहाँ पर केबल का साइज निकल गया है। ठीक है, केबल का साइज निकल गया 95 mm स्क्वायर का 4 कोर केबल आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जिसका वोल्टेज रेटिंग 400 होगी। ठीक है, आपको जो यहाँ पर सेकेंडरी में दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी करंट जो सेकेंडरी वोल्टेज दिखाई दे रहा है ये कितना है, 0.4 kV मतलब 400 वोल्ट। तो ये वही चीज को हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, चलिए अब एस्टीमेट बनाते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर सीरियल नंबर देखो, ये इस तरह से आपको टेबल बनाना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम्स विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट, रिमार्क। ठीक है, इतने आपको कॉलम्स बनाना है और इसमें 1 बाई 1 आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट में देखेंगे कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसका जो वोल्टेज रेटिंग है 11 टू 0.4 किलोवोल्ट 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके, आपको इसको सिंगल यूनिट आपको इस्तेमाल करना है, एक यूनिट आपको इस्तेमाल करना है, एक ट्रांसफार्मर लगेगा यहाँ पर। और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी 1,25,000 होगा। ठीक है, 1,25,000 आपको कॉस्ट पर यूनिट आएगा। और जबकि यहाँ पर एक सिंगल ही ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो आपको टोटल अमाउंट भी इसका 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए सेकंड देखेंगे, 13 मीटर लॉन्ग रेल पोल आप इस्तेमाल करोगे। जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ पर हम एच पोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर 2 पोल्स का इस्तेमाल होगा, इसलिए आप यहाँ पर 2 यूनिट लोगे। पर यूनिट कॉस्ट 25,000, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 50,000 ना। फिर पोल फाउंडेशन, यहाँ पर जितने पोल्स हैं बेटा उतने फाउंडेशन बनाओगे, तो फाउंडेशन का जो रेट है पर यूनिट 2,000 है ना। फिर यहाँ पर आप टोटल अमाउंट लिखिए। फिर अर्थिंग सेट 2 यूनिट, पर यूनिट 2,000। फिर इसके बाद स्टे सेट 2 सेट, ठीक है। क्लियर है ना सभी को ये सारी चीजें? देखो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ, जिसको कोई भी क्वेरी होगी अनम्यूट करना, मुझे तुरंत वहां पर पूछना है ना कि ये चीज कहाँ से आया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो मैं ये समझ चलूंगा कि आपको ये सब पता है, ठीक है। क्योंकि ओवरहेड लाइन में, यदि ओवरहेड लाइन का वीडियो लेक्चर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 2 स्टे सेट कहाँ से आया है, अर्थिंग सेट कहाँ से आया है, पोल फाउंडेशन क्या होता है, सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है तो अब उसके लिए वो क्वेरी कर सकता है अभी यहाँ पर। चलिए फिर यहाँ पर अर्थिंग सेट जो 2 सेट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट 2,000, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर 4,000 हो जाएगा। ओके ठीक है। फिर इसके बाद में 11 kV का लाइटनिंग अरेस्टर आपको इस्तेमाल करना है, स्टे सेट आपको इस्तेमाल करना है, 2 स्टे सेट 11 kV का लाइटनिंग अरेस्टर एक सेट होगा, तीनों फेस के लिए आपको यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है। इसका कॉस्ट पर यूनिट 5,000 है। देखो मैं कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ, पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉस्ट लिखा हुआ है ना। मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कहाँ क्या यूज हो रहे हैं। फिर 11 kV का जो डीओ फ्यूज होता है, ड्रॉप आउट फ्यूज होता है, इसको आपको एक सेट लेना पड़ेगा। जो आपका जो बोर्ड होगा, देखा होगा ट्रांसफार्मर के नीचे बहुत सा बड़ा सा आपका जो कनेक्टिंग बोर्ड्स लगा होता है, उसको हम ड्रॉप आउट स्विच भी बोलते हैं, वहां पर ड्रॉप आउट फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो कॉलेज के बाहर आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ, उसमें एक खुला रहता बॉक्स, वो खराब हो गया, इसे तो क्लोज होना चाहिए ऑल टाइम, है ना। तो वही है वो, वहां पर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखोगे 11 kV जियो स्विच, एक आपको गैंग ऑपरेटेड स्विच होता है, जिसको आप नॉर्मली आप आइसोलेटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक सेट इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 5,000 होगा, ठीक है। फिर ACSR कंडक्टर्स इस्तेमाल करोगे। ACSR कंडक्टर होगा जो कि ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी साइड होगा उसको भी आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है, लाइन से। तो वहां पर आपको 15 मीटर आप ले लीजिए, 5-5 मीटर तीनों फेस के लिए। फिर इसके बाद में अर्थ वायर आप ले लीजिए 20 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में आप कॉपर बाइंडिंग वायर, जो कि आपको वहां पर बांधने की आवश्यकता होगी, कॉपर बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करें। फिर बारबेड वायर आप पोल्स में बांधने के लिए, ताकि कोई भी जो जानवर है या बंदर है या आदमी है उसमें चढ़ने की कोशिश ना करें, उसके लिए आप ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे, एक मिनट, हाँ, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 95 mm स्क्वायर अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करेंगे, जिसकी जो लेंथ होगी वो 10 मीटर होगी, ठीक है, जो कि आपको सेकेंडरी से आपको डीओ स्विच में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर वो केबल बॉक्स होगा, वही केबल बॉक्स है ना जो आपको जहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखेंगे MS चैनल, ठीक है। फिर इसके बाद में MS चैनल 2 प्रकार के होंगे, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 750 और एक का 500 होगा। फिर क्रॉस और में आप सीधा 1,000 ले लीजिए, इसका 1,000 यहाँ पर ले लोगे। फिर 11 kV डिस्क इंसुलेटर 3, ठीक है। 11 kV का डिस्क इंसुलेटर आप इस्तेमाल करोगे, जो पोल्स में आपको लार्ज जो आपने MS एंगल लिया है वहां पर आपको लगाना होगा, ठीक है, जहां पर 11 kV की लाइन कनेक्ट होगी, ठीक है। फिर LT साइकिल इंसुलेटर आपको लेना होगा। फिर इसके बाद में 4, क्योंकि 3 फेस और 1 न्यूट्रल, 4 आपको यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। फिर डी क्लैम्प किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? साइकिल इंसुलेटर के लिए, तो जितने साइकिल इंसुलेटर उतने डी क्लैम्प। जंपर सेम, जितने कंडक्टर्स मतलब 4 कंडक्टर्स 4 क्लैम्प 4 साइकिल इंसुलेटर 4 आपको यहाँ पर जंपर्स इस्तेमाल करना होगा। फिर गॉर्ड रिंग 2 आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा। बार्ड गॉर्ड 1 आपको इस्तेमाल करना होगा। फेस प्लेट 1 होगा, जिसमें पूरा एक सेट टाइप का होगा, जिसमें RYB आपको लिखा होगा। एक डेंजर प्लेट लगाना है, ठीक है, खतरे से सावधान, चेतावनी, है ना। फिर इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल
कॉस्ट आपको दिख रहा है। सब स्टेशन लाइटिंग हमको रात में भी कई बार काम करना होता है, उसको कई बार रिपेयर या उससे कई कोई भी अब कंडीशन हो जाती है तो हमें वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क करना होता है, तो उसके लिए आप लाइटिंग की अरेंजमेंट करेंगे। फिर सोल्डर आयरन, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको जोड़ने के लिए सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है। नट्स, बोल्ट एंड स्क्रूज एंड एलएस प्रोविजंस। ठीक है, क्लियर है इतने सभी को? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, फिर टोटल यस कॉस्ट, सर। टोटल मटेरियल कॉस्ट, आप इसको टोटल ऐड करोगे। कौन सा ऐड करोगे? जहां पर अमाउंट है, टोटल अमाउंट आप ऐड करोगे तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 2,14,250 रुपए। ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद में कंटिजेंसी चार्ज 1, आकस्मिक आकस्मिक चार्ज आपको 1%, ओवरहेड चार्ज मतलब ऊपरी खर्च आपको 10 रुपए, मतलब सॉरी 10%, लेबर चार्ज आपको जो श्रमिक चार्ज होगा यहाँ पर 10% आपको लेना है। टोटल आप ऐड करोगे 21%। 21% टोटल जो होगा आपका यहाँ पर, तो टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट का 21% निकालकर आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है, सॉरी टोटल कॉस्ट है। टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस 21% ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो आपको यहाँ से टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो ना? नहीं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, है ना, आई थिंक सभी को क्लियर है।